CH3 और CH3 को मैंने यहाँ पे येलो और वॉयलेट से लिया था, तो बताओ कौन से प्लेन से कट करना चाहिए सच दैट मेरे को पीओएस मिल जाए। तो ये जाहिर सी बात है, अगर ये येलो और वॉयलेट बिल्कुल आइडेंटिकल दिखाई देते हैं तो ग्रीन और रेड इनको लेके जो प्लेन बनेगा उसके थ्रू जब आप कट करोगे तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। या इस डायग्राम में कैसे दिखेगा ये चीज, ये तो इमेजिन करने के लिए ठीक है, बट हम लोग को डायग्रामेटिकली भी समझ आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को CH3 के सामने अगर CH3 चाहिए तो यहां से कट करना होगा बीच से, यानी कि जो भी प्लेन में बनाऊंगा उस प्लेन के थ्रू OH और H ये ऐसा कुछ होना चाहिए सच दैट ये इस तरीके से कट हो कि बीच से CH3 और CH3 आमने सामने आ जाए। तो जब भी दो ग्रुप सिमिलर हैं, अच्छा अगर मैं ये दोनों CH3 को लेके कट कर देता तो क्या होता, तब भी क्या पीओएस आ जाता? तो भाई जवाब ये है कि CH3 तो हाफ में डिवाइड हो जाते, बट OH के सामने H आ जाता और वो दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो ये काम नहीं बनता। तो जो दो डिफरेंट ग्रुप है उनको लेके जब आप प्लेन बनाओगे तो आइडेंटिकल ग्रुप सामने सामने आ जाएंगे और उस केस में फिर यहाँ पे पीओएस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में पीओएस अवेलेबल है। अब क्योंकि यहाँ पे पीओएस अवेलेबल है, इसका मतलब सीओएस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होने वाला है। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड जो था इसमें चारों ग्रुप्स अलग अलग थे, तो आप किसी भी दो को लेके अगर आप दो हाफ में डिवाइड करते हो तो पीओएस नहीं आने वाला है, यानी कि पीओएस यहां एब्सेंट है। अब बात कर लेते हैं सीओएस की। तो इस कंपाउंड में आप कहीं भी सेंटर से जाओ और उसके अपोजिट जाओ, तो जैसे मैं ऊपर की तरफ गया तो मेरे को ग्रीन मिला, नीचे आया तो कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ गया तो एक तरफ येलो मिल रहा है, उसके अपोजिट में कुछ भी नहीं है। देन अगर हम, क्या डाउट है बोलो? रेड ऊपर की तरफ है, उसके अपोजिट में कुछ भी नहीं है, तो यहां पे हम देखें कोई भी ग्रुप को तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री जाने पे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो सीओएस भी नहीं। अब क्योंकि ये दोनों ही एब्सेंट है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगा, उसको सर्च करने का जरूरत नहीं है। अब जरा रिलेट करो, हमने दो चीजें पढ़ी थी, अगर पीओएस नहीं आया और सीओएस आया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्या? सी, अगर पीओएस एब्सेंट है, सीओएस एब्सेंट है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तीनों एब्सेंट है, तभी हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। दोनों में से अगर कोई भी एक प्रेजेंट हो गया तो कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को फिर बेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो जाए तो तीनों में से अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का चिंता करने का जरूरत नहीं है। पीओएस और सीओएस में से अगर कोई भी एक प्रेजेंट हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऐसे याद रख लो। पीओएस सीओएस दोनों ही एब्सेंट हैं तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगा, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकली अगर एक्टिव होना है तो तीनों को एब्सेंट होना है। अच्छा याद करो जरा, डिसिमेट्री के लिए हमने ये पढ़ा था कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा तब डिसिमेट्रिक होगा। ठीक है, और डिसिमेट्री के लिए क्या था? पीओएस सीओएस और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना है। एक चीज और पढ़ा था कि अगर एक कायरल कार्बन है हमारे पास, सिंगल कायरल कार्बन है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। देख पा रहे हो रीजन? तो जब भी चारों ग्रुप अलग अलग लगे होंगे एक कार्बन से, यानी कि कायरल कार्बन होगा, तो उसमें कहीं से भी आप इसको दो हाफ में डिवाइड कर दो, पीओएस नहीं आने वाला है। सिमिलरली सीओएस नहीं आने वाला है। यानी कि कायरल जब कार्बन एक है तो पीओएस सीओएस दोनों एब्सेंट होते हैं और इसलिए हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। याद रखना, अगर दो कायरल कार्बन हो गए या तीन कायरल कार्बन हो गए, उस केस में हम ये चीज बिना कंपाउंड देखे नहीं बोल सकते कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। ठीक है यहां तक? ठीक है, रिवाइज हुआ। अल्टर हमने पीओएस सीओएस और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिवाइज करना था। रिवाइज हुआ कि नहीं? हमने पहले पढ़ रखा है ना पीओएस सीओएस, नहीं पढ़ा है?
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ। कोई जवाब नहीं आ रहा है। इतने डिटेल में नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो? मैंने एग्जाम्पल नहीं कराए हैं क्या पीओएस यूएस के? नहीं कराए हैं? मुझे लगा मैंने करा दिए। नहीं कराए हैं तो चलो एक और एग्जाम्पल कराता हूँ। ठीक है, देखो तीन चीजें हमें देखनी है, एक एक करके फिर से देख लेते हैं। पीओएस के लिए क्या करना है? अपने जो भी मॉलिक्यूल है उसको दो हाफ में डिवाइड करना है। एक इमेजिनरी प्लेन है जिससे आपको मॉलिक्यूल को दो हाफ में डिवाइड करना है। दो हाफ में डिवाइड करने पे अगर मिरर इमेज आ गए तो फिर पीओएस प्रेजेंट होगा। दूसरा हमने देखना है सीओएस। सीओएस क्या होता है? एक पॉइंट होगा, ये सेंटर होता है, तो पॉइंट इन रोटरी प्लेन। इस पॉइंट के अबाउट आपको एक डायरेक्शन में जाना है, उसके फिर आपको अपोजिट 180 डिग्री में जाना है। तो जिस पॉइंट से आप गए थे उतने ही डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस जैसे गए थे, तो 180 डिग्री पे एक्स डिस्टेंस जाने पे आपको सेम ग्रुप मिलता है, तो सीओएस प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है। देन होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, ये जैसे एक एग्जांपल से समझो कि एक हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड था, ClH, और ये H और Cl। इस कंपाउंड में हम चेक करना चाहते हैं कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। तो आपको करना यह है कि इस कंपाउंड को पहले आपको रोटेट करना है 360 अपॉन n डिग्री से। अब ये n यहाँ पे एक नंबर होगा, 1 2 3 4 वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो इससे मैंने रोटेट करना है। तो अभी कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जैसे मैं कहता हूं कि ये जो है इसको इधर से ऐसे रोटेट किया, मैंने इसको रोटेट किया है 180 डिग्री से। देखो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या आएगा। तो 180 डिग्री रोटेट किया है आपने जिस एक्सिस के अबाउट, तो ये घूम के जो H है ये इधर पहुंच जाएगा, Cl घूम के इधर पहुंच जाएगा, तो H इधर आ गया और Cl इधर आ चुका है। H के नीचे था Cl और Cl के नीचे था H। ये हो गया 360 अपॉन n से। तो मैंने कितने से रोटेट किया यहाँ पे? 180 डिग्री से। तो n की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे? 2 हो जाएगी। तो मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया। अब आपने जब रोटेट कर लिया तो जिस एक्सिस के अबाउट आपने रोटेट किया था उसका एक परपेंडिकुलर प्लेन, तो एक्सिस देखिए मेरा ऐसा था, तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो मैंने नीचे की तरफ से बनाया। इसका मिरर इमेज ले लेना है। तो जब हम मिरर इमेज ले रहे हैं उसके बाद देखो क्या बनता है, जो मिरर के करीब है वो करीब ही रहेगा, H ऊपर आ गया, H इधर आ गया नीचे, और ये आ गया Cl। अब इसको बोल दो 1, इसको कह देंगे 2, और इसे कह देते हैं 3। पूछता है क्या 1 और 3 आइडेंटिकल हैं? क्या 1 और 3 आइडेंटिकल हैं? क्या 1 और 3 सुपर इंपोजेबल हैं? तो यहां पे तो हाँ भाई दिख रहे हैं सुपर इंपोजेबल हैं। तो अगर सुपर इंपोजेबल हैं इसका मतलब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर फर्स्ट और थर्ड अलग अलग हो जाते तो मैं कहता अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। समझ में आया? चेक नहीं करना है अपने को, अपन देखेंगे पीओएस सीओएस। तो आप चाहो तो यहां पे इसको एक पॉइंट बना के लिख सकते हो दैट इफ पीओएस एंड सीओएस, मेरी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है 2 ही लिया जाए एन की वैल्यू, आप जो चाहो ले सकते हो। बट आप क्योंकि ये चाह रहे थे कि आपका फाइनली थर्ड जो आए वो फर्स्ट के आइडेंटिकल आ सके, इस तरीके का एक पॉसिबिलिटी रखना है। तो जैसे मैं यहाँ 90 डिग्री से रोटेट कर देता, यहाँ पे मैं 90 डिग्री से भी रोटेट कर सकता था। अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट कर देता तो Cl आ जाता आगे की तरफ, फिर उसका मैं मिरर इमेज लेता, फिर उसका 1 और 3 को फिर मैं जब चेक कर रहा होता तो उतना अच्छे से नहीं पता चलता।
यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट करने से मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि 180 डिग्री ही होना चाहिए। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या डिसाइड करते हो। आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा लेना है, 180 डिग्री लेना है या आप 90 डिग्री लेना चाहते हो, 120 डिग्री लेना चाहते हो। ये आप कंपाउंड को देख के डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा था कि Cl और H 180 डिग्री पे है, तो इसको 180 डिग्री घुमाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता, मान लो इस तरीके का होता ट्राइंगल, 1 2 और 3, तो हो सकता है मैं यहाँ 120 डिग्री की तरफ जाता। समझ में आ रहा है क्यों जाता 120 डिग्री की तरफ? क्योंकि सेंटर से जब मैं 120 डिग्री रोटेट करूंगा तो फिर ग्रुप्स आइडेंटिकल आने के चांसेस बनते थे। किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है ये भी आपको खुद ही डिसाइड करना है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि किसके अबाउट रोटेट करना है। कोशिश ये होती है कि उस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए जिसके परपेंडिकुलर प्लेन आना चाहिए। अच्छा, ये देखो, इस कंपाउंड में ClHHCl, तो ये जो स्क्वायर वाला प्लेन है, ये वाला, मैं इसमें जो कार्बन एटम जिससे H और Cl लगा है और ये कार्बन एटम जिससे H और Cl लगा है, इसके अबाउट घुमा सकता था क्या 180 डिग्री से? क्या इसके अबाउट इस तरीके से फ्लिप कर सकता था? जैसे ये है तो इसको मैं ऐसे फ्लिप कर देता 180 डिग्री से, क्या चलता ये? बिल्कुल चलता। आप किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो ये भी आप डिसाइड करोगे। ओके, तो 360 डिग्री अपॉन एन से रोटेट करना है, बस इतना ही कहता है कंसेप्ट। कौन सा है वो एक्सिस ये नहीं कहता है। सिमिलरली ये बात ध्यान रखना कि जिस भी एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करोगे उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए जिस प्लेन जिसके अबाउट आप मिरर इमेज लोगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस भी एक्सिस के अबाउट आपने रोटेट किया उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट आपको मिरर इमेज लेना पड़ेगा, तभी आपको दिखाई देगा। ओके, अच्छा, इसको हम लोग अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग एक सिंबल से दिखाते हैं, SN। ये नोट्स में अगर हम लोगों ने नहीं लिखा है तो जो जो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बताता जा रहा हूं वो नोट करते जाना। SN, एन क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एन बता रहा है कितने डिग्री से रोटेट किया है। जैसे इस कंपाउंड में आपसे पूछा जाए कि कितना डिग्री अल्टरनेटिंग, कौन सा एक्सिस, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, तो आप बताओगे यहाँ पे 120 डिग्री से 180 डिग्री से रोटेट किया है तो एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2। तो आप बोलोगे यहाँ पे S2 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ओके, इसको एक और नाम से जाना जाता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, दैट इज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लिखवा दूं इसका मैं डेफिनेशन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का? ये डायग्राम नोट कर लिया हमने, डायग्राम नोट कर लिया है तो मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं। नोट कर लिया, हटा दो इसको। ओके, ओके, सो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अ मॉलिक्यूल possess n-fold axis or n-fold alternating axis of symmetry if when it is rotated through an angle of 360 degree upon n about an axis, and then followed by reflection in plane perpendicular to the axis. If the molecule obtained is
indistinguishable from original, then the molecule has alternating axis of symmetry। थोड़ा सा राइटिंग मेरा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा खराब है। फिर से मैं बोल के बता देता हूँ। अ मॉलिक्यूल पोजेस एन फोल्ड, एन फोल्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कब? when it is rotated through an angle of 360 degree upon n about an axis। कौन सा एक्सिस? जो आप डिसाइड करोगे। एंड देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहां चाहिए, कैसा चाहिए आपको? इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट आपने 360 अपॉन एन से रोटेट किया है उसके परपेंडिकुलर पे आपने रिफ्लेक्शन लेना है। तो जो मॉलिक्यूल मिलेगा रिफ्लेक्शन लेने के बाद, इफ द मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड इज इनडिस्टिंग्विशेबल, बिल्कुल आइडेंटिकल आ जाए ओरिजिनल मॉलिक्यूल के जैसा, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल के पास अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। देन इट इज सेड टू हैव अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। याद रखना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री is not equal to alternating axis of symmetry। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा दिया था ना मैंने। क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है एक एक्सिस जिसके अबाउट अगर आप 360 अपॉन एन, 360 डिग्री अपॉन एन से रोटेट करते हो और आपको सेम मॉलिक्यूल मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ, याद आया एक्सिस ऑफ सिमेट्री? बोलो। जैसे एक एग्जांपल देखो, Cl 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 H H H। मैं कहता हूं कि इस कंपाउंड को मैं रोटेट करना चाहता हूं 1 डिग्री एन से, या एक थीटा से, थीटा की वैल्यू है 360 डिग्री अपॉन एन। तो मैं कितने डिग्री से इसको रोटेट करूं सच दैट मेरे को वापस ये ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाए? बताओ कितने डिग्री से इसको रोटेट करना चाहिए कि मेरे को वापस से ये कंपाउंड मिल जाए? और एक्सिस कौन सा लेना चाहिए जिसके अबाउट रोटेट करना चाहिए? तो दो एक्सिस हैं जिसके अबाउट आप ये काम कर सकते थे। एक तो ये जो प्लेन है ट्राइंगल का, इसको ऐसे इमेजिन करो, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं इस तरीके से, तो जो एच नीचे की तरफ है वो घूम के ऊपर आ जाएगा, वो काम का ही नहीं अपने प्लेन एक्सिस। तो मैंने कहा कि वर्टिकल एक्सिस, बिल्कुल सही कहा, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू इस इधर से ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, राइट, परपेंडिकुलर टू द मेन रिंग। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करें तो जो Cl एक जगह लगा हुआ है उसको मैं घुमा के दूसरी तरफ लाना चाहता हूं। कई लोगों का 60 डिग्री आ गया होगा, बट 60 डिग्री नहीं है आंसर, आंसर है 120 डिग्री। ओके, तो जब इसको 120 डिग्री से रोटेट करते हैं तो फिर हम देखते हैं ये इस तरीके का आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये एन क्या है, यहां पे एन क्या है? तो थीटा जो आपने लिया था 360 अपॉन एन, ये था 120 डिग्री, देख पा रहे हैं? तो एन की वैल्यू बताइए कितनी होगी? एन की वैल्यू होगी 3। तो 3 है, और यही हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री था कि अगर हमारे कंपाउंड को किसी एक एक्सिस के अबाउट आप 360 अपॉन एन से रोटेट करते हो तो यहां पे Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं Cn। अच्छा ध्यान दो,
कहाँ गया? जो हमने अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखा था, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ, इसको एसएन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको सी एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि 360 अपॉन एन में एन की जगह 3 रखूंगा तो उतने डिग्री से जब मैं रोटेट करता हूं तो मेरे को ओरिजिनल आइडेंटिकल कंपाउंड मिल जाता है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। बट याद रखना, जब आप कंपाउंड को 360 डिग्री से रोटेट करते हो तो हमेशा आपको ओरिजिनल कंपाउंड मिलेगा। तो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कंसिडर नहीं करते कभी भी। C1 एक्सिस तो सब में है भाई, इस कंपाउंड को आप 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो वापस ओरिजिनल कंपाउंड आएगा ही, वो तो सबके साथ होना है। तो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कंसिडर नहीं करते बिकॉज वो कॉमन है। उसके अलावा C2, C3, C4 दे आर सेड टू बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब रिलेट करो, चलो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हुआ? 360 अपॉन एन से जब आप रोटेट करते हो और आपको ओरिजिनल मिल जाता है तो उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या करना है? एक पॉइंट और ऐड कर देना है। वो क्या है? कंपाउंड को 360 अपॉन एन से रोटेट करना है। 360 डिग्री अपॉन एन करने पे आइडेंटिकल नहीं चाहिए मेरे को। जो भी आपने 360 अपॉन एन से रोटेट किया है, जिस एक्सिस से रोटेट किया उसके परपेंडिकुलर पे आपको मिरर इमेज लेना है और फिर उसका ओरिजिनल कंपाउंड के साथ रिलेशनशिप देखना है। अगर आइडेंटिकल आ गया तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक स्टेप और जोड़ देना है, मिरर इमेज लेने का, तो फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। एक बात जरूर ध्यान रखना है बिल्कुल खास तौर पे, वो ये है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री has no relation with optical activity। कोई लेना देना ही नहीं है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, कोई लेना देना है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। तो रिलेट, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर में या नहीं है। भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई लेना देना ही नहीं है, उसको निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों पढ़ाते हैं पता नहीं, वो शायद इसलिए पढ़ाते हैं ताकि एक स्टेप और जोड़ के उसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझा सके। बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का होना नहीं होना से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीओएस देखना है, सीओएस देखना है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन तीन चीजों से डिसाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ पीओएस और सीओएस देखना है। अगर आप पीओएस और सीओएस भी नहीं देखना चाहते हो, आपको चाहिए कि मेरे को रखा रखा आंसर मिल जाए, मेरे को वो भी नहीं करना पड़े, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। वो हम लोग का अगला पॉइंट होगा। उससे पहले मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा बताना चाह रहा था। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या मैंने पढ़ा दिया है? अगर नहीं पढ़ाया है तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में डील कर देता हूं यहां पे। सो प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हाँ थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं सर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कोई वैल्यू एन पर ना मिले। नहीं, कोई ना कोई एन तो मिलना पड़ेगा, कोई ना कोई एन तो मिलना पड़ेगा। देखो भाई ध्यान रखो ना, तुम फिर कंफ्यूज हो जाते हो। मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या था? पीओएस एब्सेंट होना चाहिए, सीओएस एब्सेंट होना चाहिए और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। तो अगर कोई एन की वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकता है, राइट? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पीओएस एब्सेंट होना चाहिए, सीओएस एब्सेंट होना चाहिए एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो अगर एन की वैल्यू आपकी कोई नहीं आ रही है तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसमें नहीं है। तो इसका मतलब पीओएस और सीओएस भी अगर एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। आया समझ में? बोलो, हुआ डाउट क्लियर? तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम लोगों को तीन प्रोजेक्शन फॉर्मूले समझना है। एक हम लोग को देखना है वेज डैश, चार देखने वैसे तो। एक होता है फिशर, इसके बाद फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला तक हुआ है, हाँ हाँ पता है मेरे को, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। एन इंटीजर नहीं, इंटीजर ही होगा, क्या होना चाहिए? इंटीजर। अगर एन इंटीजर नहीं है इसका मतलब
इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है आपके कंपाउंड में, तो नहीं हो सकता वहां अल्टरनेटिंग एक्सिस। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री करवा के ही छोड़ोगे, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी ना हो जाएगा प्रेजेंट। एन की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आ रही, इसका मतलब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। भाई कॉमन सेंस क्या कहता है, आप किसी कंपाउंड को थीटा डिग्री से रोटेट करोगे, एन की वैल्यू के लिए कुछ रोटेट करोगे, आप ये कह रहे हो कि चलो 180 डिग्री नहीं है यहाँ, और आप बोल रहे हो कि चलो 175.5 आ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंटीजर ना आए और उसको रोटेट कर दें? अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं ऐसे रोटेट कर रहा था 180 डिग्री से, आपने कहा देखो 180 डिग्री मत करो, 150 डिग्री से रोटेट करो, तो यहाँ ओरिजिनल था ये, इससे रोटेट कर दिया और फिर इसका मिरर इमेज दे लूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। खुद इमेजिन करो, इंटीजर वैल्यू अगर नहीं आ रही तो चांसेस हैं कि वहां पे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हो रहा होगा। भाई ये एक मेरे पास ये है, ठीक है, ये इसको ऐसे रोटेट कर सकता था 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे रोटेट कर सकता था 90 डिग्री। आपने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं करते अपन 60 डिग्री से, ठीक है 60 भी तो वैसे हो गया, 175.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कंपाउंड था, इस ओरिजिनल कंपाउंड को मैंने 179.175 पे ले आया, मैं यहां कहीं पहुंच गया। अब जब मैं यहां कहीं पे पहुंच गया तो अब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा परपेंडिकुलर प्लेन में, क्योंकि मैंने एक्सिस जो है ये ऊपर का एक्सिस लेके ऐसे ऐसे रोटेट किया था, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे मिरर इमेज लूंगा। तो जब मैं मिरर इमेज लेता हूं तो क्या वो मेरे ओरिजिनल कंपाउंड का जैसा बिल्कुल आ रहा है? तो हो ही नहीं सकता वो। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं। वो एक इंटीजर वैल्यू पे ही आना चाहिए था। तो क्योंकि ये नहीं हो रहा तो एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाना चाहिए। ओके, तीसरा प्रोजेक्शन फॉर्मूला था न्यूमैन, न्यू मैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और एक चौथा होता है सॉ हॉर्स, वेजडैश, फिशर, न्यूमैन एंड सॉ हॉर्स। जो न्यूमैन और सॉ हॉर्स है, ये दोनों आप देखेंगे तीसरे पार्ट ऑफ चैप्टर में। तीसरा पार्ट क्या है भाई? तीसरा पार्ट है हमारे पास जब हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और ये दोनों जो हम देखते हैं, ये हम देखते हैं कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म के लिए। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों को यूज करेंगे, सब यूज करेंगे हम लोग जब जरूरत पड़ेगा, बट जनरली हम लोग देखते हैं न्यूमैन एंड सॉहर्स हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल में पढ़ते हैं, और वेज डैश और फिशर कॉन्फिग्रेशनल। अभी जो हम देख रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कॉन्फिग्रेशनल का पार्ट है, याद है कॉन्फिग्रेशनल कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिग्रेशनल वो हिस्सा होता है जो दो आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये एक दूसरे में जब इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते तो इनको हम कहते हैं दैट दे आर एक्चुअल आइसोमर्स। एक्चुअल मतलब कॉन्फिग्रेशनल, कॉन्फिग्रेशनल अलग है, कॉन्फिग्रेशन अलग है इनमें। और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल जो होता है, उनको अगर आप सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर दो, घुमा दो, तो वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कॉन्फॉर्मेशनल। हालांकि मैं वेजेटेश और न्यूमैन से यूज करके फिशर में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं पे यूज करोगे और कहीं यूज नहीं कर सकते। समझ में हम लोग को ज्यादातर यूज हम लोग वेज डैश में देखते हैं। तो वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या था भाई? वेज डैश, एक ही कंपाउंड को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके हैं, उनके हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना दिया गया है, और कुछ भी नहीं। अगर आप इतना सा बात समझ लोगे कि एक ही कंपाउंड को बस देखने का तरीका है, और देखने के लिए जो नजर चाहिए वो आपके अंदर आ गई, तो आपको ये सब वेजिटेज प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन सॉहर सब समझ में आ जाएगा कि आप बस देखने का तरीका बदल दिए। वेजिटेज में देखने का तरीका ये कहता है कि आप कंपाउंड को इस तरीके से देखें सच दैट दो सिंपल लाइन से आए, और जो सिंपल लाइन से आएंगे उनको कहेंगे प्लेन में, जो वेज पे लगा होगा वो ऊपर होगा प्लेन के अबव प्लेन, और जो डैश में होगा वो बिलो होगा, बिलो प्लेन, ठीक है। तो ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के, तो ये हमारे पास ये कंपाउंड है।
इसको मैं एक तरीके से देखूंगा तो फिशर दिखाई देगा, एक तरीके से देखूंगा तो वेज डैश दिखाई देगा। वही सेम ही कंपाउंड है, कुछ अंतर नहीं है इसमें, वही कंपाउंड अलग अलग एंगल से देखना है। तो जैसे मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि दो जो बॉन्ड हैं उनको आप मान के चलो ऐसा कि वो प्लेन में है पेपर के, तो एक ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक नीचे की तरफ हो जाएगा। जो ऊपर की तरफ होगा उसको वेज से दिखाऊंगा और जो नीचे की तरफ होगा उसको डैश से दिखा दूंगा। तो ये होता है हमारा सबसे आसान है जो इमेजिन करना, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वेज ऊपर की तरफ डैश, लिख लेना इसको, वेज ऊपर की तरफ होता है, डैश बिलो द प्लेन होता है, और जो सिंपल लाइन होती है वो इन द प्लेन होती है। ओके, दूसरा हम आते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आपने करना यह है कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आप कन्वर्ट कर देते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। ओके, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। यही इसमें खास बात भी है और यही इसका लिमिटेशन भी है कि आप थ्री डायमेंशन को टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बना दिया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला खत्म हो गया, जैसे ऐसा नहीं है ये। इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रहा है, वर्टिकल लाइन क्या बता रहा है, तभी आप इमेजिन करोगे स्ट्रक्चर। तो ये बात का ध्यान रखना है। अब इसके होते हैं कुछ रूल्स, रूल्स मैं एक एक करके लिखा देता हूँ। जिसका जो छूटता जा रहा है, अगर कोई छूट गया है तो मैं एक काम करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके इसको मैं कहीं पे एक किसी प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा, चिंता मत करो। रूल्स, सो पहला रूल है दैट द मॉलिक्यूल is drawn in form of क्रॉस, क्रॉस ऐसा, with chiral carbon at intersection of horizontal and vertical lines। तो क्रॉस से दिखाना है, क्रॉस का जो सेंटर है वो कायरल कार्बन होना चाहिए, किसी भी कार्बन को आप नहीं डाल सकते क्रॉस में, आपको कायरल कार्बन ही रखना होगा। दूसरा पॉइंट पे, ऑन वर्टिकल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम IUPAC rule of nomenclature is followed, that is numbering from top to bottom। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? वर्टिकल लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ IUPAC रूल नोमेनक्लेचर का फॉलो होना चाहिए। मतलब IUPAC में जो हमने पढ़ा था किसी भी कंपाउंड का नेमिंग के लिए, उसमें जो नंबरिंग डालते थे हम लोग कार्बन चेन में 1 2 3 4, उसमें 1 2 3 4 ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। मतलब सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ये वर्टिकल लाइन में दिखना चाहिए, ये हमारा रूल है। अब आते हैं हम समझने के लिए कि हो क्या रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होंगे दे आर टूवर्ड्स द व्यूअर, एंड वर्टिकल लाइन दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये रट लेना है अपने को, हॉरिजॉन्टल लाइन टूवर्ड्स द व्यूअर होता है
एंड वर्टिकल लाइन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाओगे उसमें वर्टिकल लाइन में जो भी बॉन्ड्स होंगे वो व्यूअर से दूर जा रहे हैं। तो व्यूअर से दूर का मतलब क्या है, आपने इस पेपर पे ड्रॉ किया है तो आप इमेजिन करो कि पेपर के नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, पेपर से बाहर निकल रहे हैं, इमेजिन करना है आपको, और वर्टिकल वाले नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये इमेजिन करना होगा आपको। लिख लिया इसको, मैं एग्जांपल से समझाऊं इसे। तो एक एग्जांपल देखो, सो CH3 CH2H5 और इस पे लगा दिया OH, हमारा वही फेवरेट एग्जांपल। इसमें अगर ये कार्बन कायरल है